नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द स्टडी हब में। दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए मॉक टेस्ट संख्या 4। दोस्तों इससे पहले 3 मॉक टेस्ट करा दिए गए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और तीनों मॉक टेस्ट को वहां से आप कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आज के मॉक टेस्ट में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, एक विद्यालय में 800 छात्र हैं, यदि 30% छात्र लड़कियां हैं तो विद्यालय में कितने लड़के पढ़ते हैं। दोस्तों आसान सा ही क्वेश्चन है। 30% अगर लड़कियां हैं तो 70% लड़के होंगे। ठीक, तो 800 का हमको 70% निकालना है, तो यहाँ पर 7/100 कर देंगे दोस्तों। तो ये कट के 8×7=56 यानी 560 जो है आपके वो लड़के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, चूहों के मारने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला विष कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं कैल्शियम फास्फाइड यानी CA3P2, जिंक फास्फाइड, और नेक्स्ट है मैग्नीशियम नाइट्राइट, और चौथा है मैग्नीशियम फास्फाइड। तो दोस्तों चूहों को मारने के लिए जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है, यानी आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों यह एक अकार्बनिक यौगिक होता है जिंक फास्फाइड, और ये शरीर के अंदर प्रवेश करके चूहे के शरीर के अंदर प्रवेश करके फास्जीन गैस निर्मित करता है, और ये दोस्तों अत्यंत ही विषैली गैस होती है जिस कारण चूहे की हो जाती है मौत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रति अम्ल टिक्कियों में यह समाविष्ट होता है। प्रति अम्ल मतलब एंटासिड। ठीक, इसमें क्या समावेशित होता है। ऑप्शन है आपके सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड, दूसरा मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड, तीसरा है सोडियम और एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड, चौथा है मैग्नीशियम और सोडियम के हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों प्रति अम्ल में होता है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड। दूसरा आपका जवाब सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्षारीय प्रकृति का होता है जो पेट की अम्लता को उदासीन कर देता है। ठीक, और इन क्षारों में दोस्तों सबसे सामान्य हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम कार्बोनेट इत्यादि होते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धनायन और ऋणायन दोनों रूपों में अवशोषित तत्व है। ऑप्शन है आपके सल्फर, नाइट्रोजन, कैल्शियम या फिर फास्फोरस। तो दोस्तों जो आपका नाइट्रोजन है ऑप्शन 2 वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो दोस्तों नाइट्रोजन होता है वो स्वस्थ पौधों के विकास के लिए अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। यह पौधों में धनायन यानी अमोनियम NH4 और ऋणायन यानी नाइट्रेट NO3 की तरह आपूर्ति करता है। ठीक, तो धनायन और ऋणायन दोनों की तरह यह पौधों में आपूर्ति करता है। अमोनियम और नाइट्रेट दोनों के रूप में यह पौधों के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 510 में 30 कलम और 75 पेंसिल खरीदी गई। यदि एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपये है तो कलम का औसत मूल्य निकालना है। तो दोस्तों एक पेंसिल का 2 रुपये है तो 75 पेंसिलों का 150 हो जाएगा, आपका दुगना हो जाएगा। कह रहा 510 में 30 कलम और 75 पेंसिल। 75 पेंसिल का तो इतना हो गया, और बाकी 30 इसमें 30 कलम और 75 पेंसिल दोनों के सम्मिलित है। तो दोस्तों 75 पेंसिलों का मूल्य हम घटा देंगे टोटल में से। 510 में से 150 घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो बचेगा वो होगा 360। अब आपके पास जो उपस्थित हैं 30 कलमों का मूल्य आ गया। ये 30 कलमों का डिवाइड, क्योंकि एक कलम का हमें निकालना है, तो यहाँ 12×3=36 यानी 12 रुपये आपका मूल्य आ जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थैलेसीमिया किसका एक उदाहरण है। विलोपन उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन, मूक उत्परिवर्तन या फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन। तो दोस्तों जो थैलीसीमिया होता है वो आपका फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन का उदाहरण होता है, यानी फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक चीन है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका आता है,
कार्बन उत्सर्जक देशों में, तो सबसे ज़्यादा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक चीन है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर है किसी वस्तु का जड़ता आघूर्ण इस पर निर्भर नहीं करता है। घूर्णन अक्ष, कोणीय वेग, द्रव्यमान का रूप, द्रव्यमान का वितरण। तो दोस्तों कोणीय वेग पर जड़ता आघूर्ण निर्भर नहीं करता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाया जाना चाहिए? कब्जों के पास, मध्य बिंदु से दूर, कब्जों के सामने, बीच में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो दरवाजे का हैंडल है वो कब्जों से जितना दूरी पर रहेगा उसको खोलने की, दरवाज़ा खोलने के लिए उतना ही कम उस पर बल लगाया जाएगा। तो दोस्तों मध्य बिंदु से दूर, कब्जों के सामने, ये आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूक्लियनों को किन उपकरणों का मिश्र माना जाता है? मेसॉन, क्वार्क, लेप्टॉन या फिर फोटॉन? तो दोस्तों न्यूक्लियन जो होते हैं वो क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, इन्हें क्वार्कों का मिश्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? तो दोस्तों चालक की जो वैद्युत प्रतिरोधकता होती है उसकी इकाई एम्पियर होती है। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगर हम वैद्युत प्रतिरोधकता की बात करें तो दोस्तों अगर दो लंबे और पतले तारों को निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखा जाए और उनमें ऐसे परमाणु की समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए जिससे तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई में 2 × 10⁻10 न्यूटन का बल लगे तो विद्युत धारा के परमाणु को 1 एम्पीयर कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? तो उसकी इकाई होती है एम्पीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जो कि वही बल एवं प्रभाव रखेगा जैसा कि संसद में पारित एक अधिनियम के उद्घोषणा करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो दोस्तों इसकी शक्ति राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अधीन अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है और उसकी जो बल और प्रभाव ठीक वैसा ही है जैसा कि किसी अधिनियम का रहता है जो कि संसद से पारित होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को किस भाग में इंगित किया गया है? तो दोस्तों भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका चौथा आंसर सही होगा। अगर बात करें नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं तो दोस्तों आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर नीति निर्देशक तत्वों को हमारे संविधान में लिया गया है। और अगर हम बात करें दोस्तों चौथे अध्याय में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के 16 अनुच्छेदों में नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में निम्न संख्या से कम नहीं हो सकती। दोस्तों विधान परिषद की बात करी गई है, तो दोस्तों जो विधान परिषद है संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार उसमें कहा गया है कि राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक हो। ठीक, अगर वहाँ पर 100 हैं विधान परिषद में तो 1/3 से ज़्यादा 33 से ज़्यादा हो विधान परिषद में। ठीक, अगर विधानसभा में 100 हैं तो, लेकिन और एक कंडीशन और है, लेकिन किसी भी स्थिति में 40 से कम भी नहीं हो सकती है। तो दोस्तों न्यूनतम संख्या 40 यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा। ठीक, पहला ऑप्शन। अगला देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 243(b)(1) प्रत्येक राज्य में एक पंचायत के गठन का प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद में पंचायत का स्तर जो संदर्भित किया गया है क्या होगा? ऑप्शन है गांव एवं जिला स्तर, गांव मध्यवर्ती एवं जिला स्तर, केवल गांव स्तर, केवल जिला स्तर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गांव मध्यवर्ती एवं जिला स्तर। ठीक, पंचायत का जो बांटा गया है संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 खा में दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है जिसमें गांव स्तर, मध्यवर्ती स्तर एवं जिला स्तर पर पंचायतों के गठन करने की बात करी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का एक प्रसिद्ध कवि जिसे हिंदुस्तान का तोता की उपाधि से नवाजा गया है कौन है? जिया-उद-दीन
उत्वी अलबरूनी या फिर अमीर खुसरो। तो दोस्तों अमीर खुसरो को तूतिए हिंद यानी हिंदुस्तान के तोता की उपाधि मिली हुई थी। तो यहाँ पर आपका चौथा जवाब सही हो जाएगा। दोस्तों खुसरो जो था वो सल्तनत काल का एक महान विद्वान, कवि, संगीतकार और सूफी था। अमीर खुसरो ने फारसी, उर्दू और हिंदी को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया था। और दोस्तों अमीर खुसरो की मृत्यु 1324-25 में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है? गाजर, मूली, अदरक या चुकंदर। तो दोस्तों जो आपका अदरक है ये जड़ नहीं, ये तना है। दोस्तों जड़ जो होता है वो पौधे का अवरोही भाग होता है जो कि मूलांकुर से विकसित होता है, ठीक। और दोस्तों जो जड़ होता है वो सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करता है। जैसे हम बात करें गाजर हो गया, सलजम हो गया, चुकंदर हो गया, मूली हो गया इत्यादि जड़ों के उदाहरण हैं। तने की अगर बात करें तो दोस्तों यह पौधे का वह भाग होता है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है और यह प्रांकुर से विकसित होता है। यह पौधे का प्रोह तंत्र बनाता है, ठीक। और बात करें उदाहरण की, अगर जो तने के उदाहरण तो जैसे आलू हो गया, केसर हो गया, प्याज हो गया, अदरक हो गया इत्यादि इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक दशाएं हैं? ऑप्शन है प्रकाशीय स्थितियां, दूसरा है यहाँ 4 आपके पास कथन दिए गए हैं, उसके आधार पर आपको सही कूट का चयन करना है। दूसरे में स्वच्छ और अवसाद रहित जल, तीसरा है 6% की समुद्री लवणता, चौथा उष्णकटिबंधीय समुद्री जल जिसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस हो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो दोस्तों यहाँ पर पहले में दिया गया केवल 1, 2, 4, दूसरे में केवल 2 और 4, तीसरे में पहला और तीसरा और चौथे में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पहला जवाब सही हो जाएगा क्योंकि जो लवणता हो वो 6 नहीं, वो 27 से 40% लवणता यहाँ पर अनुकूल मानी गई है। 27 से 40% अगर लवणता है तो प्रवाल भित्तियों के निर्माण के लिए वो आवश्यक मानी गई है। जबकि प्रकाश की स्थितियाँ होना ही चाहिए, स्वच्छ और अवसाद रहित जल भी होना चाहिए क्योंकि नदियों के किनारे प्रवाल भित्तियाँ कभी नहीं बनती हैं क्योंकि वहाँ पर पंकिल जल होता है, गंदा जल होता है। और टेम्परेचर की बात करें तो दोस्तों 30 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टिम पीक को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? लेखक, भौतिक विज्ञानी, अंतरिक्ष यात्री या फिर राजनीतिक। तो दोस्तों टिम पीक जो हैं वो एक प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री हैं, इन्हें अंतरिक्ष यात्री के रूप में जाना जाता है। ये ब्रिटिश के अंतरिक्ष यात्री हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है निम्नलिखित में से किस देश ने बनाया? तो दोस्तों जर्मनी ने बनाया है मैजिक क्यूब को। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। तो दोस्तों ये क्रेब्स चक्र होता है, इसमें मैक्सिमम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद होता है। नेक्स्ट देखते हैं। पीतल मिश्र धातु है। तो दोस्तों जो पीतल होती है वो कॉपर और जस्ता दोनों को मिलकर बनाई जाने वाली धातु होती है। कॉपर 70% होता है दोस्तों, और जस्ता की बात करें तो ये 30% होता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित अंगों में से किसमें पित्त का संचय होता है? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके प्लीहा, अग्न्याशय, अपेंडिक्स या फिर पित्ताशय। तो दोस्तों पित्त का संचय पित्ताशय में होता है और बाइल जूस से बाइल बोला जाता है पित्ताशय को, पित्तरस को बाइल जूस कहते हैं। दोस्तों जो पित्ताशय होता है वो यकृत से ही निकलता है और ये पित्तरस जो होता है दोस्तों क्षारीय प्रकृति का होता है और एक भोजन जो पचा हुआ भोजन होता है उसे भी अम्लीय से क्षारीय बना देता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश मात्रा है? दोस्तों सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, सदिश राशि कहते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर परिबल, दबाव, ऊर्जा और कार्य में परिबल यानी जो बल होता है उसकी डायरेक्शन होती है, एक सदिश राशि है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 अप्रैल, 1 फरवरी, 28 फरवरी या फिर 28 मार्च। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। भारत में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जो
भारत के महान वैज्ञानिक थे भौतिक विज्ञानी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज करी थी 28 फरवरी 1928 को। और उन्हें दोस्तों 1930 में रमन प्रभाव के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसीलिए दोस्तों 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। रेड डाटा बुक निम्नलिखित में से संबंधित जानकारी रखती है। रेड पांडा ऐसे दुर्लभ पादप प्राणी जिनके खतरे की आशंका है, दुर्लभ खनिज या लुप्त प्राय लोपशील प्राणी, ठीक, नदियाँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, ऐसे दुर्लभ पादप और प्राणी जिनको खतरे की आशंका है। ये रेड डेटा बुक इस सब के बारे में जानकारी रखती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च सम्मान जो होता है वो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। यहाँ पर चौथा जवाब आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से वैज्ञानिक द्वारा रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की गई। मैरी क्यूरी, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो दोस्तों जो रेडियम, जिसे रेडियम क्लोराइड के रूप में भी जाना जाता है, दोस्तों मैडम क्यूरी ने इसकी खोज की थी। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने अपने पति पीरे क्यूरी के साथ मिलकर 1898 में रेडियम की खोज की थी, इसलिए इन्हें दोस्तों नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था इसके लिए। नेक्स्ट दोस्तों अब पार्ट 2 के हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम लोग। दोस्तों हिंदी में आपके सारे प्रश्न सही होना चाहिए, क्योंकि हिंदी जो आती है आर में बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होती, एक जैसे प्रश्न आते हैं, आसान रहते हैं। कई लोग तो 60 क्वेश्चन उसमें दोस्तों 60 में से 58, 59 तक भी सही कर ले जाते हैं। जैसे यहाँ पहला प्रश्न है, वार्षिक शब्द किससे निर्मित है। संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से या अव्यय से। दोस्तों वार्षिक जो है वो आपका संज्ञा से बनता है, वर्ष जो होता है वर्ष से वार्षिक को बनाया गया है, तो इस प्रकार वार्षिक जो है वो संज्ञा से बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, मेरा भाई अमेरिका जा रहा है, वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। दोस्तों सार्वनामिक विशेषण यहाँ मेरा है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तत्सम शब्द का चयन करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम है। आपके पास टाइम भी, आप खुद से इसको बता सकते हैं कौन सा शब्द तत्सम है। यहाँ ऑप्शन है श्यामल, भगत, सुहाग या तुरंत। तो यहाँ पहला ऑप्शन सही होगा दोस्तों, श्यामल जो है वो आपका तत्सम होता है। चौथे क्वेश्चन में भी आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। चंचू, दूब, दस, दही। तो दोस्तों यहाँ भी चंचू शब्द तत्सम होता है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं दोस्तों जो संस्कृत के शब्द होते हैं, तत्सम कहलाते हैं। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, विशेषण कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वो आपका सही लिखा हुआ है, विशेषण की वर्तनी। यहाँ ऋषि की वर्तनी का हमें चयन करना है, सही कौन सी लिखी है। तो दोस्तों पहले ऑप्शन की जो वर्तनी है वो सही है। यहाँ दोस्तों नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुनना है। अम्ब का हमको बताना है कौन सा सही पर्यायवाची है, देवी, जल, माता या द्वार। तो दोस्तों अम्ब मतलब माता होता है, अगर अम्बु होता तो इसका पर्यायवाची जल हो जाता। तो दोस्तों यहाँ पर अम्ब माने की माता, ठीक। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, स्तन का पर्यायवाची क्या होता है, खीर, कौंध, पेय या फिर दूध। तो दोस्तों स्तन का पर्यायवाची दूध होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के नीचे चार शब्द दिए गए हैं, आपको सटीक विलोम शब्द का चयन करना है। चेतन का विलोम क्या होता है, स्थिर, जड़, जड़ता या जब। तो दोस्तों चेतन का जो होता है वो जड़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, भग्न का विलोम क्या होता है, खंडित, नष्ट, अच्छत या फिर ध्वंस। तो दोस्तों भग्न का जो विलोम होता है वो अच्छत होता है, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, दोस्तों इसके लिए एक शब्द का चयन करना है, बागी, विश्वासघाती, देशद्रोही या विद्रोही। तो दोस्तों ये जिसने देश के साथ विद्रोह किया देशद्रोही कहलाता है। अगला प्रश्न है, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या होता है, प्रतिवेदन, ज्ञापन, परिपत्र या फिर अनुस्मारक। तो दोस्तों इसे परिपत्र कहते हैं अगर निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर प्राप्त हो
और उस दशा में अनुबोधक के रूप में प्रपत्र भेजा जाता है। यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।